नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होना है उसमें किस तरह से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ विपक्षी इंडी गठबंधन, किसके क्या समीकरण है, किसकी क्या तैयारी है, किसकी क्या संभावना है। तो इस मुद्दे पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद खास मेहमान के साथ खास चर्चा करेंगे कि किस तरह से बिहार में महागठबंधन में विपक्षी महागठबंधन के में सीटों को लेकर पेच फंस गया है। क्योंकि हुआ यह है कि वहां पर जो लगातार गठबंधन की पार्टियां हैं, भागीदार पार्टियां हैं, वो अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रही हैं। और अब तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरएलएसपी जो पशुपति पारस का गुट है वो भी इसमें अब शामिल हो गया है। तो इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद आज एक और मुद्दे पर बात करेंगे, और वो मुद्दा होगा कि सरकार ने हाल में जो जीएसटी की दरों में सुधार किया है, जो 22 सितंबर से लागू होना है, उसका आम लोगों से कितना बड़ा सरोकार है, आम लोगों को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है इसका, इस पर भी विशेषज्ञ से हम जानेंगे। तो होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की लालू यादव से मुलाकात पर बीजेपी ने उठाए सवाल। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा, चारा घोटाले के दोषी लालू यादव से मिलकर देश की आत्मा बचाने की बात ना करें रेड्डी। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एनडीए सांसदों की कार्यशाला का आज दूसरा दिन। सांसदों को जनता से बेहतर संपर्क रखने और केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने पर जोर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान की खबर। अब जेएमएम और आरएलजेपी पारस गुट ने भी की सम्मानजनक सीटों की मांग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। गुड्डार के जंगलों में एक आतंकवादी ढेर, एक जेसीओ समेत 3 जवान भी घायल। अन्य आतंकियों की तलाशी के लिए धरपकड़ जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। और पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरी जेन जी पीढ़ी। न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का किया इस्तेमाल। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे पहले एजेंडे पर। और वो एजेंडा है हमारा कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो तैयारी है सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन की, किसकी क्या संभावना बन रही है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव पर सियासी गहमा गहमी के बीच बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। और खास बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कल कार्यकर्ताओं के साथ पिछली सीट पर बैठकर उन्होंने ये आदर्श स्थापित किया कि पार्टी में हर कोई समान होता है। इस आदर्श को उन्होंने स्थापित किया। 100% वोट को सुनिश्चित करने के लिए एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन में विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है ताकि हर किसी का वोट सुनिश्चित हो सके। एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के सीपी राधाकृष्णन के मुकाबले विपक्षी इंडी गठबंधन के अपने उम्मीदवार के रूप में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। अगर थोड़ा सा गणित समझिए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 782 सांसद मतदान के पात्र हैं, जिनमें से 542 तो लोकसभा के हैं और 240 राज्यसभा के हैं। तो बहुमत के लिए इस तरह से 392 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। और सरकार के पक्ष में फिलहाल 427 सांसद बताए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास 355। इनमें से 133 सांसद जो विपक्ष वाले हैं वो अभी अनिर्णित माने जा रहे हैं। तो जो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है वो उनके लिए भी मन बना सकते हैं जो अनिर्णित है। तो इंडी गठबंधन ने दक्षिण से उम्मीदवार देकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दलों के बीच समर्थन की बात की। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने तमिलनाडु के लोकप्रिय और जनसुलभ चेहरा सीपी राधाकृष्णन को तमिल प्राइड बताया।
अब देखना ये पड़ेगा कि तमिलनाडु के पिछड़े समाज से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को लेकर तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के विपक्षी सांसद क्या राय बनाते हैं। और उधर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों से अंतरात्मा की आवाज पर देश की आत्मा को बचाने की अपील की। तो बीजेपी ने उनके नैरेटिव का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव से मिलकर वो किस संविधान और आत्मा की दुहाई दे रहे हैं। विपक्ष राष्ट्रहित में चुनाव पर जोर दे रहा है तो जाहिर है कि विपक्ष के पास संख्या की भारी किल्लत है, लेकिन सिर्फ नैरेटिव बनाकर विपक्ष चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है क्या, ये सोचना तो फिलहाल अतिशयोक्ति ही लग रही है। तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि इस चुनाव में अंतरात्मा की आवाज के आधार पर मतदान होगा और जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जीत जाएंगे। इस चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज पे वोट होगा, जस्टिस सुदर्शन जीतेंगे, इसलिए कि ये कोई राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं है, वो किसी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही सभापति बनेगा। तो वहीं भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की आत्मा को बचाने के लिए उन्होंने, यानी कि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने चारा घोटाले में दोषी आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव तक से मुलाकात कर ली। देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। मेरा उस सारे मामले को उजागर करने में कुछ भूमिका रही है, आपको पता होगा। ही इज कन्विक्टेड। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? तो यह बड़ा सवाल बीजेपी ने उठाया, बड़ा तंज भी कसा है इंडी गठबंधन के उम्मीदवार पर। क्या है समीकरण और क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं, संभावना क्या है, अलग अलग पक्ष की तैयारी क्या? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार, और साथ में स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले ऋषि के पास चलता हूं। ऋषि, कुछ आंकड़े तो हमने बताए हैं, 782 सांसद हैं, उसमें लोकसभा में कितना, राज्यसभा में कितना, पक्ष में कितने, किस पक्ष में कितने और अनिर्णित कितने। आप भी थोड़ा सा इसको विस्तार दीजिए और बताइए कि ये गणित का जो पूरा, जिसे कहते हैं ना कि गणित का एक नतीजा भी निकलता है, तो ये बात कही जा रही है कि मतदान कल होगा तो कल फिर जो है शाम तक में नतीजे भी आ जाएंगे। तो क्या नतीजा भी कल शाम तक पता चल जाएगा या आधी रात तक? नहीं, देखिए, जहाँ तक नतीजे की बात करें तो 1 से 1.5 घंटे में नतीजे आ जाने हैं, क्योंकि 700-800 वोटों को गिनना कोई बड़ी बात नहीं है। और कहा यही जा रहा है कि 7-8 बजे के आसपास तक ये परिणाम आ जाएगा, क्योंकि 6 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 5 बजे तक वोटिंग होनी है, 10 से 5 के बीच में है। अब बात आ जाती है कि आंकड़े क्या हैं। आंकड़े तो साफ तौर से दिख रहे हैं कि जो एनडीए कैंडिडेट हैं वो बहुमत से भी करीब 31-32 वोट उनके पास ज़्यादा हैं, जो आंकड़ा उनकी तरफ से अभी भी जो स्पष्ट है। और अभी कोई ऐसी परिस्थिति अभी तक कोई उभर कर सामने नहीं आई है जिसमें कि एनडीए के किसी भी खेमे में किसी भी जगह पर कोई दरार भी आई हो। ऐसा लग रहा है कि वो अपने खेमे को तो मजबूत किए हुए हैं, तो दूसरे खेमे को भी अपनी तरफ तो मोड़ने में उनकी कोशिशें हैं वो अनवरत जारी हैं। ऐसे में जो बीजेडी है, बड़ा प्लेयर है, अभी तक आईएनडीआईए गठबंधन खुलकर उसको अपने साथ लाने में कामयाब नहीं रहा है। हालांकि अभी वो ये भी नहीं कह रहा है कि वो एनडीए के साथ है, लेकिन जो वनरेबिलिटी है, जो संभावनाएं हैं, ऐसे में जैसे आपने भी जिक्र किया था कि 100 से 125 के बीच में कुछ सांसद हैं जो विपक्ष के खेमे में हैं, लेकिन उनको टारगेट करना एनडीए कैंडिडेट की बड़ी प्राथमिकता है। और हमने पिछले चुनावों में भी देखा है, पिछले चुनाव में भी जो आंकड़े थे, जितने की बताए जा रहे थे एनडीए के साथ, उससे ज़्यादा वोट आए थे। कई बार होता यह है कि आप जब पोस्चरिंग करते हैं कि आप एक दूसरे कैंडिडेट के तौर पर मैदान में हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि गणितीय आंकड़े ज़्यादा सटीक होते हैं। बिल्कुल। अब इसमें अंतरात्मा की आवाज़, लोकतंत्र को बचाने की दुहाई, बहुत सारे फार्मूले भी आजमाए जा रहे हैं, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से
वीडियो मैसेजेस भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ से जो सत्ता पक्ष के है उसकी तरफ से भी सीधा हमला बोला जा रहा है कि आप कन्विक्टेड लोगों के साथ फोटो खिंचाकर कौन से बिल्कुल देश की मतलब किस तरीके की कौन सी आत्मा बचा रहे हैं, कौन सा लोकतंत्र बचा रहे हैं, पैटर्न को सेट करना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले ये एक पीक है जो कि बता रहा है कि मुकाबले को किस तरीके से आमने सामने का करके एक कड़ा मुकाबला बनाए जाने की कोशिश हो रही है। मैं लौटता हूं, जबकि गणितीय मुकाबला अलग है। लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उस पर पहले बीजेपी ने हमला उनके ऊपर बोला कि भाई नक्सल के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको कमज़ोर किया। अब लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात पर भी बीजेपी तगड़ा सवाल उठा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये कि अपने उम्मीदवार के लिए जो इसे एक कहते हैं ना कि लास्ट मिनट एफर्ट भी एनडीए की तरफ से जारी है, चाहे अपने लोगों के लिए कार्यशाला का आयोजन करना हो या जो अनिर्णित लोग हैं उनको अपने पक्ष में लाना हो। लाल जी, वो जो नक्सल के मामले में, जो सलवाज उडुम के मामले में इनका जो जजमेंट का जो बीजेपी का नैरेटिव था वो तब आया था जब विपक्ष के लोगों ने श्री राधा कृष्णन के बारे में जब वो आरएसएस के बैकग्राउंड को लेकर सवाल उठाया जी। और जब वो सवाल उठाया तो शायद वो उस बात को लोगों में बताना वो भूल गए थे कि राधा कृष्णन 2 बार के एमपी रहे। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को भली बात जानते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो ग्रास रूट वर्कर रहे। पिछले 30-40 साल से जो ग्रास रूट वर्कर का जो उनका अपना एक रिकॉर्ड है और खास करके इस तमिलनाडु राज्य में और एक बीजेपी को एक वहाँ पे एक पार्टी बनाने में और मजबूत करने में उनकी भूमिका को सब जानते हैं। तो एक वो शख्सियत जो राजनीति में सीधे आप एक ग्राउंड वर्कर से बन के आते हैं और यहाँ उपराष्ट्रपति के चेयर तक में आप पहुँचते हैं तो उसका एक अपना एक माइलस्टोन होता है। अभी जो सुदर्शन रेड्डी के बारे में जो रविशंकर प्रसाद का था वो एक बात समझने की जरूरत है कि जब आपको लगता है कि आपके पास संख्या नहीं है तो आप नैरेटिव देते हैं कि देश के आत्मा का सवाल है, आप देते हैं कि अंतरात्मा की आवाज से लोगों, क्योंकि इसमें व्हिप नहीं है। किसी जी जो बता रहे थे कि इसमें जो पार्लियामेंट के दोनों सदन के लोकसभा और राज्यसभा के ही वोटर्स हैं, मेंबर्स जो होते हैं, तो व्हिप नहीं है। तो ये एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज से देंगे। तो भाई अंतरात्मा की आवाज से दिया जाएंगे तो इसका मतलब सीधे है कि आपके पास संख्या का वो जोड़ नहीं है। अब वो संख्या के कारण वो जो आपने बताया कि 48 ऐसे सांसद हैं जिनको लेके कम से कम एक उम्मीद इनके में भी, इंडिया गठबंधन में भी और इंडिया एनडीए में भी ये है कि वो हमारे पाले में वोट कर सकते हैं। तो ये अंतरात्मा की आवाज सिर्फ वो 48 सीटों के कैंडिडेट, ये आप कह सकते हैं कि सदस्यों को लेकर चल रही है बात। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि सब लोग जानते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कैडर होके साथ साथ एक वर्कर होने का राधा कृष्णन का जो एक असेंबली में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में अपना एक मजबूत एक्सपीरियंस है उसको लेके कोई भी एमपी अपने को सहज महसूस करते हैं। ये सब सारी चीजें हैं, मुकाबला है तो दिलचस्प होगा ही। ये हम लोगों को मानना चाहिए कि कल जो है ये मुकाबला में हम लोग कुछ सामने होते होते कुछ बढ़िया रिजल्ट भी देख पाएंगे। बिल्कुल, वो नतीजा तो आएगा ही, लेकिन दिलचस्पी है ना, दिलचस्पी इसलिए भी है ऋषि कि हमारे संविधान की ये देखिए खूबसूरती है कि कई जगहों पर व्हिप का प्रावधान है और उपराष्ट्रपति पद जैसे चुनाव के लिए व्हिप का प्रावधान नहीं है। ये भी एक खूबसूरती है अपने संविधान की। और जब ऐसे में जब व्हिप ना हो और अंतरात्मा की आवाज की पुकार की जाए तो कई बार अंतरात्मा की आवाज ये भी कहती है कि ना इधर ना उधर, अब्सटेन कर जाओ, वोट ना डालो। ये भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है और इसका भी फायदा किसी न किसी एक कैंडिडेट को मिल जाएगा अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार के चुनाव में भी देखा था बहुत सारे सांसद जो थे जिन्होंने वोट नहीं किया था और उसका फ़ायदा मिला था। जो एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर थे उनको फ़ायदा मिला और उनकी जीत दर्ज हुई, वो अंतर बड़ा हो गया था। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से भारतीय संविधान ने अपने गहन मंथन के बाद जो हमारे देश की जो प्रक्रियाओं को स्थापित किया है, अब अगर मैं उपराष्ट्रपति चुनाव को देखूं तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, राष्ट्रपति चुनाव में वो भाग नहीं लेते हैं लालचंद, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में उनमें हक है कि वो वोट करें। अब क्यों ये हक दिया गया? संविधान विशेषज्ञ और संविधान निर्माताओं को ये पता था कि जब हम उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति भी बना रहे हैं तो ऐसे में जो उस सदन का सदस्य है उसके पास ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपने
सभापति के लिए वोट डाल पाए। बिल्कुल। और जो कि वो सभापति एक निर्विवादित एक तरीके से ऐसा एम्पायर है जो किसी भी गुट के साथ नहीं होता है, पक्ष विपक्ष के साथ, तो ऐसे में वहां पर पार्टीजन पॉलिटिक्स को भी दूर कर दिया गया। तो यही हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हमने जो भी मानदंड, जो भी नियम बनाए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, बहुत सोच समझ कर बनाए हैं, और इसका मुझे लगता है डेमोक्रेसी में बड़ा फायदा होता है। इसी वजह से आज आमने सामने दो उम्मीदवार हैं, एक पूर्व न्यायाधीश हैं, तो एक घाटी के पुराने जमे हुए राजनीतिज्ञ हैं जो कि तमिलनाडु से, उस जगह से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाकर पहुंचे संसद में, और वो भी डीएमके के साथ उस समय गठबंधन था, तो वो भी एक दिलचस्प पहलू है। आज डीएमके दूसरे खेमे में है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अवसर देने का जो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध कराता है, और इसी वजह से एक पूर्व न्यायाधीश आज चुनावी मैदान में भी है। बिल्कुल, चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन वाकई बहुत ही खूबसूरत हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, उसकी खूबसूरती उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के रूप में भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए, और विनोद जी अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ कि बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीटों को लेकर पेंच तो फंसा हुआ पहले से था, अब इसमें कुछ चीजें और जुड़ गई हैं, इसी पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। अब हॉलिडेज होंगे ज्यादा एंजॉयबल, ज्यादा सेविंग्स वाले, क्योंकि होटल रूम बुकिंग पर प्री जीएसटी टाइम में जो 14% टैक्स लगता था, वो अब घटकर हो गया है केवल 5%। खुशियों वाले त्योहार नेक्स्ट जेन जीएसटी के साथ। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब बात करेंगे कि बिहार में इसी साल के आखिर से पहले चुनाव हो जाना है, तो वहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी महागठबंधन में घमासान तो पहले से है, अब कुछ और चीजें जुड़ गई हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। महागठबंधन में सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। वोट अधिकार जो यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, उससे राजनीतिक पारा थोड़ा चढ़ा था, तो अब वो धीरे धीरे उतरने लगा है। बिहार में महागठबंधन के सभी दलों ने राहुल गांधी की इस यात्रा में उस समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन राहुल गांधी इस सियासी हलचल से दूर कहीं विदेश के दौरे पर हैं, और उधर ये जो महागठबंधन है उसमें सीटों को लेकर बहस तेज है। राहुल गांधी नहीं है, देश में ही नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP के नेता मुकेश सहनी बताते हैं कि गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनाने का काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने तेजस्वी यादव को CM का चेहरा और खुद को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर इस बहस को तेज कर दिया। राहुल गांधी CM फेस के सवाल पर पूरी यात्रा में कन्नी काटते रहे थे, कभी कुछ खुलकर नहीं बोला, लेकिन लेफ्ट से लेकर VIP पार्टी तक तेजस्वी यादव को CM चेहरा बनाने पर जोर दे रही है। तो कांग्रेस का मानना है कि इस यात्रा में उसके बार्गेनिंग पावर उसकी बढ़ गई है। अब पार्टी पिछली बार के 70 सीटों से भी ज्यादा की मांग कर रही है, और महागठबंधन में इस बार 2 दल और शामिल हो रहे हैं, इस बहस को और ज्यादा तेज कर रहे हैं। JMM शिबू सोरेन की पार्टी, जो मुख्यतः झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की पार्टी है, और रालोजपा, इसमें याद रखिएगा कि पशुपति पारस गुट अपनी पार्टी के लिए अधिक से अधिक सीट चाह रहे हैं। महागठबंधन की मुश्किल यह है कि CPI-ML अपने स्ट्राइक रेट के आधार पर पिछली बार से ज्यादा सीट चाह रही है। स्ट्राइक रेट के हिसाब से 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब हुआ था, जबकि RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उस समय उभरी थी। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर महागठबंधन का मुकाबला NDA से सीधा सीधा है। RJD खुद 150 सीटों पर मुकाबले के लिए तैयार है, बाकी बच जाती हैं 93 सीट, उस पर कांग्रेस सहित अन्य दलों को एडजस्ट करना है सभी को।
तो झारखंड में महागठबंधन की सरकार में आरजेडी शामिल है वहां, तो जाहिर है कि जेएमएम जो है वो बांका, मुंगेर, भागलपुर जैसी सीटों पर दावा कर सकता है। गठबंधन की मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम कुछ और दलों को शामिल होने की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी दलों को कुछ सीटें छोड़नी पड़ेगी। तो देखना यह है कि इस भूमिका को कौन सी पार्टी आगे आकर मोर्चा संभालती है और किस तरह से तालमेल बिठाती है। तो इन सब के बीच जो बिहार की राजनीति चल रही है उस पर जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी जी कभी चुनाव के प्रति गंभीर रहते ही नहीं है। बिहार के चुनाव में एक महत्वपूर्ण दौर से बिहार अभी गुजर रहा है, जब सीट शेयरिंग पर समझौता हो रहा है और महाठगबंधन का आंतरिक ठगीपन और कलह बिल्कुल सतह पर है, चरम पर है। इस बीच पार्टी को मझधार में छोड़कर राहुल गांधी जी अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मलेशिया भाग गए। बड़ा स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी जी चुनाव के प्रति, बिहार के प्रति कितने गंभीर हैं। उनका ऐसी विदेश यात्रा का सिलसिला तो इनका चलता ही रहता है, कभी बैंकॉक, कभी मलेशिया, लेकिन बिहार की जनता इनके धोखे से बहुत त्रस्त है, परेशान है। इन्होंने जिस तरह से आकर के एसआईआर पर बिहार जनता को धोखा दिया, जनता त्रस्त है, परेशान है। दरअसल ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। एक छोटा सा सुधार, नीरज कुमार जी जिनको आप सुन रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। अब जेडीयू के नेता की बात हमने की थी तो जेडीयू के नेता की भी बात सुनवा देते हैं। अंजुम आरा, उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं के लिए ये सब जो है राजनीति, ये तो पार्ट टाइम जॉब है। देखिए, महागठबंधन के तमाम नेताओं के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है, चाहे हम बात करें राहुल गांधी जी की या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की। अभी आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और मलेशिया यात्रा पे वो निकल पड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी ठीक इसी तरह से जब सत्र चल रहा होता है विधानसभा का तो वो मौजूद नहीं होते हैं सदन के अंदर में बतौर विपक्ष के नेता। वो कहाँ होते हैं? दुबई घूम रहे होते हैं, यूरोप व्यक्तिगत यात्रा पे अपने घूम रहे होते हैं। तो महागठबंधन और विपक्ष के नेताओं के लिए जो राजनीति है वो नॉन सीरियस उनके लिए विषय है और जनता के मुद्दों को, जनता के जो इश्यूज है उनसे इनका कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। तो एनडीए हमला बोल रही है और दरअसल है क्या कि जो विपक्षी इंडी महागठबंधन है उसमें सिर्फ सीटों की बात नहीं है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। लेकिन मान न मान मैं तेरा मेहमान दावा किया जा रहा है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया और खुद को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया। सरकार में नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा। तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। चुपके से दावेदारी कर रहे हैं मुकेश सहनी। खैर, इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की जो चुनावी राजनीति है वो क्या क्या रंग दिखाने वाली है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ में पवन पटेल जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, धनंजय जी और पवन जी। और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं यहीं पर हमारे ठीक बगल में। विनोद जी से मैं चर्चा को थोड़ा विस्तार देता हूँ। विनोद जी, सबसे पहली बात ये कि देखिए ऐसा लग रहा है, मोटे तौर पर मैं अभी कह रहा हूं, अभी तो वैसे औपचारिक तौर पर कुछ फाइनल नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ एनडीए ने दोनों मसले को, सीटों के बंटवारे को और चेहरे को लेकर भी लगभग सहमति बना ली है। मैं अभी फाइनल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है, दूसरा जो गठबंधन है महागठबंधन, उसमें दोनों को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो कम होने के बजाय उल्टा बढ़ रहा है। जेएमएम और आरएलएसपी जैसे जो पार्टियां हैं वो क्या कर रही है कि वो इन कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा रही है तरह तरीकों। लाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि राजनीति में एक मोमेंटम होता है। आरोप प्रत्यारोप की बात तो दोनों प्रवक्ता आपस में करेंगे, मैं जस्ट मोमेंटम की बात कहता हूँ कि राहुल गांधी 16 दिन के बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा में, अपने यात्रा के समय में आपने देखा कि जो सियासी टेम्परेचर आपने देखा था बिहार का, क्या वो बिहार में आज है? आज आप बिहार में जाएं तो वोट अधिकार यात्रा और राहुल गांधी की वोट चोर और वो सारे नैरेटिव कहाँ से कहाँ गुम हो गए। तो एक कंटिन्यूटी जो होता है वो राजनीति में 24/7 की पॉलिटिक्स में होती है। तो आप एनडीए में जब आप देख रहे हैं कि अमित शाह जैसे लोग, पीएम मोदी जैसे लोग
24/7 के लिए पॉलिटिक्स में है। और वहाँ आप जब एक कैजुअल रूप में आज वहाँ बिहार में 16 दिन के बाद आप सीधे दूसरे जगह चले जाते हैं जैसा कि आरोप है, तो फिर आपकी कंटिन्यूटी में उसको माना जाता है कि वहाँ अब आरजेडी को ये लग रहा है कि राहुल गांधी का जो रोल था वो खत्म हो गया। अब जो परसों महागठबंधन की ये जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अब 2 दल जो है वो और जुड़ गए हैं। उसमें जेएमएम भी है और रालोजपा भी है। उसमें जैसे कि राजेश राम कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कि 1-2 दल और शामिल हो सकते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि कम से कम आरजेडी क्या इसको त्याग करने के मूड में है कि इतने दलों के सीट शेयरिंग में क्या आरजेडी अपने हिस्से का सीट छोड़ेगा? क्या कांग्रेस पार्टी अपने हिस्से का सीट छोड़ेगा जब वो बार बार पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा ने उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ाया है? तो ये सबका अगर बार्गेनिंग पावर बढ़ाया है तो अब महागठबंधन के 5 के बदले 7 हुए हैं, तो ये सीटों का एडजस्ट क्या होगा? ये डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इनके लिए बहुत सरदर्दी है और अभी बहुत दूर आगे जाना है। बिल्कुल, बहुत दूर आगे जाना है पवन पटेल जी। लेकिन इस बीच में कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए, पिछली बार 70 सीटें मिली थी, इस बार कह रहे हैं देखिए भाई हम तो और मजबूत हुए हैं तो थोड़ा बढ़ाइए हमारा। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं ना पिछली बार तो आपने सीटें खराब कर दी थी, उतनी सीटें दी तो आपका स्ट्राइक रेट तो बड़ा बुरा रहा, तो कैसे सीटें बढ़ा दें, उल्टे कम होनी चाहिए। ये हो रही हैं, दावेदारी हो रही है, अपनी अपनी दावेदारियों। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी जी नहीं हैं अभी, तो कांग्रेस को टेबल पर बैठ करके डील करने में मुश्किल तो आएगी। नहीं, देखिए मुश्किल का सवाल नहीं होता। राहुल गांधी जी जिस तरह लगातार अभी वोट अधिकार यात्रा में पूरे बिहार में जिस टाइप से दौरा किया उन्होंने, दौरा के बाद अगर 2-4 दिन के लिए कोई चला जाता है तो उसको इतनी बड़ी तूल नहीं देनी चाहिए कि एकदम गायब हो गए, ये हो गया वो हो गया। अभी जितनी यात्रा की मेरे ख्याल से अगर दोनों की तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा घंटे तक बिहार में रहे हैं वो, अगर बाकी नेताओं की तुलना करेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी चला गया तो पूरा सब विपक्ष कोई पीछे पड़ जाएगा, लोग पीछे पड़ जाएंगे बताने के लिए कि सब वो चला गया मतलब सबसे ज्यादा गड़बड़ किया। वोट अधिकार यात्रा का कैसे कहते हैं कि उसका पारा उतरने लगा। वोट अधिकार यात्रा में उसने साबित कर दिया कि वोट चोरी से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। उसने इतने सारे उसने सबूत दिए, वोट चोरी के सबूत दिए। आपके SIR जो हुआ बिहार में उसकी चोरी को पकड़ा गया कि किस तरह की बातें आई सामने से, पूरी मीडिया में है। अभी कुछ दिन पहले इनके इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी थी कि हमारे यहाँ नहीं बल्कि एनडीए में ताबड़तोड़ मचा हुआ है, सीएम पद को लेके वो तनातनी मची हुई है। तो वो अब ये अलग बात है कि कांग्रेस वाले को ज्यादा तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। वोट प्रतिशत देखे तो एनडीए का 37.26 था 2020 के चुनाव में और 13 का महागठबंधन का 37.2, बड़ा नॉमिनल सा अंतर था। तो ये देखिए अगर आप एनडीए को और कांग्रेस की तुलना करेंगे का महागठबंधन की, तो आप खुद देखिए वहां पे क्या हो रहा है। चिराग पासवान जी, जीनत राम मांझी जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। उस दल में जितने लोग हैं सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लालची। इसीलिए तो मैंने ये कहा पवन जी, इसीलिए मैंने कहा था कि अभी उधर भी कुछ फाइनल एकदम नहीं है, अंतिम तौर पर उधर भी फाइनल नहीं हुआ है। आपने देखा होगा, मैंने खुद ये बात कही है। जी आपने तो कहा, मैं बताने का वही प्रयास कर रहा हूँ कि दोनों तरफ चीजें चल रही हैं। ज्यादा अगर गुत्थम गुत्थी देखेंगे आप तो एनडीए की तरफ चल रही है। ये आपका कहना है कि ज्यादा उधर है, हमारी तरफ कम है। ठीक है, मैं धनंजय जी से जवाब लेता हूँ। ठीक है धनंजय जी, मैं धनंजय जी से जवाब लेता हूँ। धनंजय जी, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, पवन जी कह रहे हैं ज्यादा गुत्थम गुत्थी उधर है, हमारे इधर भी है, लेकिन ज्यादा जो है धनंजय गिरी जी की तरफ में। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक खोई हुई राजनीतिक जमीन को बिहार में पाना चाहती है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब अपने जमीर को जमींदोज करके जिस ललटेन में तेल डालने का काम सालों से किया है, अब उस ललटेन में तेल डालते डालते वो थक गए हैं और कोई ये लालू परिवार के लूट और ललटेन और लठ की ढोते ढोते इन लोगों के कंधे छिल गए हैं। ये कांग्रेस चाहती है और क्षेत्रीय दल जानते हैं कि कांग्रेस के 6 में उनकी जय है। कांग्रेस पार्टी अगर पुनर्जीवित हो जाएगी, सजीव हो जाएगी, तो क्षेत्रीय दलों का क्या होगा? इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस आए। और कांग्रेस के मुंह से आप देख लीजिए कि तेजस्वी जी घूम घूम के कहे कि अब एमएलए के चुनाव में, खैर 9th पास है, उस विषय पर मैं नहीं हूं, लेकिन वो कह रहे थे कि एमएलए के चुनाव से मैं इनको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दूंगा। लेकिन राहुल गांधी के बेचारे के मुख से नहीं निकला कि बेचारे को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बेचारे ताकते रह गए, ताकते टुकुर टुकुर तेजस्वी ताकते रहे कि कभी तो राहुल गांधी बोलेंगे।
लेकिन कांग्रेस का कोई नेता ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी को ख्वाब में ही सही, ख्यालों में ही सही, बातों में ही सही, जबानी ही सही मुख्यमंत्री लोग मानने के तैयार नहीं है। अब लालू जी लठ लेके खड़े हैं कि हमरे लाल को बवाल कर देंगे कि हमरे लाल को बनाओ, तो घूम घूम के कह रहे हैं कि हमरे लाल को, लालू की लठ और ललटेन लाल के लिए है। लालू की पूरी चिंता अपने लाल टेन को सेट करने के लिए है। टेन लालू को उनको सेट करना है, जब तक वो सेट नहीं कर ले चाहे कांग्रेस को कब्र में जाना पड़े, लेकिन लालू जी को तो सेट करना है अपने बच्चों को। और कांग्रेस भी अपनी खोज जमीन पाना चाहती है। जो आप बोले उसका मतलब ये कि 10 बच्चियों को सेट करना। अच्छा, लालटेन का तात्पर्य दर्शक कई बार आप जिस तरह मतलब शब्दों को रखते हैं ना, कई बार दर्शक हो सकते हैं ना समझ पाए, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। बिहार को लालू के ललटेन और लालटेन दोनों से बचाना हर बिहार के व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और कांग्रेस को भी चाहिए कि अब तेल डालना बंद करे, क्योंकि कांग्रेस का भी तेल निकल गया तेल डालते डालते। कांग्रेस कार्यकर्ता भी अब चाहते हैं कि भाई अब कितना लालटेन में हम तेल डालें, अपने पसीने को गला करके लालू के लाल को, ललटेन को, हम लोग कितना उनके लौ को जलाए रखें। जवाब दीजिए पवन जी, जवाब दीजिए। नहीं, जो आपने बोला शब्दों में है, शब्दों की महारत तो बस भारतीय जनता पार्टी को हासिल है, काम के जवाब नहीं देंगे। वो 9वीं पास की बात कर रहे हैं, उसने अपनी मार्कशीट दिखा तो दी है। यहाँ तो जो ग्रेजुएशन हुआ उसका मार्कशीट दिखा के छुपाने का काम तो नहीं किया उसने। 9वीं पास है तो 9वीं की मार्कशीट दिखाई, बस उधर चले गए उधर। जो आप बात कर रहे हो चिराग पासवान का क्या था वो नहीं देख रहे हो। चिराग पासवान ने पिछली बार कैसे धोखा दिया था, अभी पलटू राम हो सकता है लास्ट पे कहीं पलटू ना मार दें। जिस तरह की बातें आपके हो रही, बलक बात है कि आप दूसरे में बड़ा मजा ले लेकर के करते हो। वो बिहार स्पेशल बिहार का पैकेज दिया था, हम पर भी आरोप लगाए, हम उसमें भी मजा ले रहे हैं। अभी मुझे भी मौका मिला बोलने का। 50,000 करोड़ की 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ की 70,000 करोड़, वो जनता वहां पे दुख देख रही होगी कि वो पैकेज का क्या हुआ। महा झूठों की, महाचोरों की पार्टी। ऐसे लालचंद जी दिक्कत क्या है ना, लालचंद जी दिक्कत क्या है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वे अटके हुए तब जब इनकी शासन चली गई। शासन 97 में 89 में चली गई और बेचारे 89 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। इस 1.25 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़ फंसे हुए, जबकि पूरे यूपीए के शासनकाल में 1,86,000 करोड़ 10 साल में दिया। यूपीए के शासनकाल में 1,86,000 करोड़, 14,68,000 करोड़ हम लोगों ने 10 साल में दे दिया। और ये बेचारे लटके हुए हैं। राजीव गांधी ने जो कहा था कि 90 में वहां पर मैं 90 में 50,000 करोड़ दूंगा, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। या 14,86,000 करोड़ दे दिया। तो इनको पता ही नहीं है बिहार में जब 13,00,000 करोड़ 13,000 करोड़ इन्होंने छोड़ा था, हम 3,27,000 करोड़ तक चले गए। ठीक है पवन पटेल जी दीजिए जवाब। कलमा पढ़ रही है, बोलिए पवन पटेल जी बोलिए। ये कलमा पढ़ने से बाहर ही नहीं आ पा रहे। कलमा वाला क्यों भाई, कलमा वाली बात क्यों? हमने तो मोदी जी की बात को कोट किया था। मोदी जी ने अरे भाई तो मोदी जी ने दिया ना 14,67,000 करोड़, 14,68,000 करोड़। अपडेट हो जाइए पिछले 10 साल में, 10 साल में इंडिया ने दिया है 14,68,000 करोड़। चिराग पासवान साथ में बोलोगे आप, वोट चोरी कर करके सरकार बनाते हो आप। दम है तो काम के दम पे सरकार बनाओ ना। जिन कामों का सबसे ज्यादा प्रचारित के 2 करोड़ रोजगार दे दिए। काम के दम को नापिएगा कैसे? काम के दम को नापिएगा कैसे? चुनाव से ही तो नापिएगा ना कि काम में दम है कि नहीं। चुनाव में ही तो वो नापा जाता है कि काम में दम हुआ कि नहीं। लोकतंत्र में और कैसे नापिएगा बताइए? सामने पेश किया ना, चुनाव आयोग ने उनको शपथ पत्र दे दिया, अनुराग ठाकुर को शपथ पत्र नहीं दिया ना। अच्छा पटेल साहब, मैं आप लोगों को मुद्दा देता हूँ। ठीक है विनोद जी, आपको सर विनोद जी को सुनिए जरा। सर अब जो है पवन जी आपको मैं मुद्दा देता हूं। आप लोग क्या इधर उधर से बात से डिस्कस करके टाइम ये बता रहे हैं। सीधा मुद्दा ये है आपके लिए पवन जी कि राहुल गांधी का जो ये अभी वोट अधिकार यात्रा 16 दिन की थी, तो लगभग 120 जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें उनकी यात्रा चली थी। 70 सीट पे आपने 2020 में चुनाव लड़ा था, जिसमें स्ट्राइक रेट, आप महागठबंधन में जो डिस्कशन है कि स्ट्राइक रेट आपका सबसे लोएस्ट था। आपके 19 कैंडिडेट जीते थे। तो राहुल गांधी का जो इस बार का जो वोट अधिकार यात्रा है, जाहिर सी बात है जो कांग्रेस का दावा है कि आपका जो बार्गेनिंग पावर बढ़ा है, तो 120 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो राहुल गांधी ने पैर रखे हैं उसमें से कितने सीट को आप दावा करते हैं और कितने सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है, ये तो आपको पता होगा। बताइए पवन जी, बताइए, सीधा सवाल है, कितने सीटों पर इस बार दावा करेंगे? जब कोई महागठबंधन है
तो जो मीटिंग्स होती वहां पे डिबेट में बैठ के डिसाइड नहीं कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ होता होगा, वहां बैठ के डिसाइड करेंगे। अभी जितने लोगों का बयान आपने बाहर आया, सब ने बोला कि एक बड़ी अच्छी बहस हुई है, सबके आपसी तालमेल से बातें चल रही, कोई भी एक डिस्प्यूटेड बयान नहीं आया, आप देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी साहनी तो कहा अपने बारे में कि हम उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वाले पर तो आ तो रहा है। साहनी तो आपसे पहले कह दिया। तो कौन भाजपा किसको बना रही है? नहीं, भाजपा पासवान जी को वो धनंजय जी बता रहे हैं, बताई दीजिए धनंजय जी बता रहे हैं, धनंजय जी बता रहे हैं, क्या बताइए धनंजय जी बताइए, सुन तो लीजिए, ये कहने को तैयार हैं भाई, आप भले बीच में ना कहने को तैयार हैं। 2025, 225 और फिर से नीतीश, ये नारा हमारा बिहार के गली गली कूचे कूचे में हमारे पांचों दल मिलकर के, अमित शाह जी ने तो बोला था कि ताले बंद हो गए हैं, पुष्टि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे आप कंफ्यूज है, अरे कांग्रेस कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, ये तो बात की बात है। ये कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, फ्यूज है। कांग्रेस जनता ने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे करे क्या। आप देखिए बिहार में कहा था कि कांग्रेस ही है तो करप्ट ही होगा, ये बिहार की जनता ने ये मान लिया है कि अगर कांग्रेस ही है तो करप्ट ही होगा, और इस कारण से कांग्रेसियों को कोई जगह नहीं मिल रही। अब आप लालू यादव की ललटेन में तेल डालेंगे, देश की सबसे पुरानी पार्टी होकर के, आपको कौन बिहार में गवारेगा, कौन बिहार में तरजीह देगा, कौन आपको पूछेगा, कौन आपको सराहेगा। राहुल गांधी आए, कुछ दिन तक लोगों का एंटरटेनमेंट किए, फिर वो उपासना क्या क्या करने विदेश चले जाते हैं, भगवान जाने क्या करने जाते हैं, उतनी जानकारी मुझे है नहीं। घूमने फिरने गए होंगे आप, और उसमें क्या क्या देख रहे हैं, घूमने फिरने गए होंगे। नहीं, मैं कहता हूँ ना, देखिए क्या है लालचंद जी, दुनिया में जितने पोएट हुए, जितने कवि हुए, तुलसी हुए, कबीर हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए या जॉन कीट्स हुए, सबने कहा कि प्रेम एक अमूर्त भावना है। लेकिन राहुल गांधी कहता है दुकान में मिलता है। अब दुकान में क्या मिलता है, कौन सी दुकान लगती है, मोहब्बत की दुकान या दुकान वाली मोहब्बत, ये पीढ़ी को समझना होगा। ये नई पीढ़ी शायद बेहतर समझती होगी कि दुकान से कौन सी मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत की दुकान कहाँ लगती है, या कौन सी मोहब्बत की दुकान खोजने जाते हैं कि लगाने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, तो राहुल जी बेहतर जानते होंगे। मुझे विधायक खरीदने की दुकान तो लगाते हो आप लोग ना, विधायक जानकारी हमको ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं जरा एक बार फिर से विनोद जी को लाता हूँ, एक बार फिर से विनोद जी को लाता हूँ, एक बार विनोद जी सीधा सवाल, जिन चीजों पर सीटों की संख्या को लेकर के और मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो विपक्षी महागठबंधन है, उसमें अगर अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, एनडीए में अभी भी धनंजय जी ने कहा साल 2025 सीट 225 फिर से नीतीश, तो अब यह लग रहा है कि एनडीए कम से कम इस मामले में साफ है। देखिए लाल जी, मैं तो इस इलेक्शन 2020 क्या पिछले कई वर्षों से जब भी बिहार में इलेक्शन है तो कांग्रेस के जो भी बचे खुचे कार्यकर्ता एक भी कांग्रेस के कैडर आरजेडी के साथ में अलायंस नहीं चाहता है, मन से नहीं जुड़े, बिल्कुल नहीं चाहता है। हर एक कांग्रेसी जो बिहार में बचे हैं उन लोगों का रहता है कि कांग्रेस अपना जमीन वहां खड़ा, अपनी आधार बना। तो राहुल गांधी ने कोशिश तो की ना भाई, और अब यही राहुल गांधी कोशिश तो की थी, लेकिन उन्होंने कन्हैया कुमार को आगे उतारा, जिसका कांग्रेस से कोई सरोकार ही नहीं रहा है। अगर राहुल गांधी उसके बदले में जेन्युइन कोई कांग्रेस को वहां लाते तो हो सकता था कि वहां दूसरा एक पिच तैयार होता। अब सवाल है कि आपका जो गठबंधन की स्थिति बिहार में है वही आपके यूपी में है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो बस जब तक कांग्रेस एक अकेला चलो का नारा देके अपनी पार्टी का वहां आधार मजबूत नहीं करेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये मुस्लिम वोट बैंक में कहीं दूसरा इधर से उधर नहीं हो, तो ये पूरा गठबंधन मजबूरी है जी। इस गठबंधन का आधार जो है लाल जी वो सीधे सीधे इसी वोट बैंक पे है। ठीक है, जिस दिन वो लगेगा कांग्रेस पार्टी को कि ये आप वोट जो है सिर्फ मेरे खाते में है, आरजेडी उसके साथ नहीं होगा। जिस समुदाय के वोट की आपने बात की ना, उसकी भी तो वहां अंदर में मारामारी है कि किसकी उस पर दावेदारी हो गई और किसके हिस्से में। अच्छा, मुझे तो लगता है सीटों की संख्या की जो मांग है उसमें भी उस फैक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन बहरहाल क्या कुछ होगा दोनों तरफ से, बिहार का चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। लगातार हम इसी तरह की चर्चा लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, समय है अभी। नहीं, मेरा निवेदन इतना था कि पिछली बार भी एनडीए में चिराग पासवान ने किस तरह का तमगा दिखाया था, इस तरह की बहुत सारी उम्मीद अभी होनी बाकी है। और जो ये मैं बोल रहा हूँ 243 विधानसभा सीटें हैं ना बिहार में,
100 सीटें बीजेपी, 100 सीटें जेडीयू ले लिए, 40 सीट चिराग पासवान मांग रहे, 20 जीतन राम मांझी मांग रहे, उपेंद्र कुशवाहा 10 मांग रहे। तो क्या प्रतिमन करके महागठबंधन पर बात कीजिए, उस पर धनंजय जी ने क्लियर कर दिया उस पर धनंजय जी ने क्लियर कर दिया। धनंजय जल्दी से काउंटर, डिग्री नहीं क्लियर है। चर्चा समाप्त कर। धनंजय काउंटर। कांग्रेस को दूसरे के आंगन में झांकने की बड़ी बीमारी है, क्योंकि जानते हैं कांग्रेस की इनको आना कुछ तो है नहीं। कांग्रेस को कृपा करके, लालू की कृपा से कांग्रेस बिहार में चल रही है। और कांग्रेसियों को, जो विनोद भाई साहब ने ठीक कहा कि कांग्रेसी चाहते हैं कि लालू की कृपा की छाया से बाहर आए। और जो हमारे यहाँ है एनडीए की, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये हमारे चिराग जी भी हमारे साथ है, तमाम हमारे पांचों दल एक मजबूत की तरह से इसी तरह के अपनी अपनी तैयारी रखिए, अपनी अपनी तैयारी रखिए। बिहार की जनता के सामने मजबूत विकल्प दीजिए, क्योंकि एक विकल्प और सामने प्रशांत किशोर के तौर पर बिहार की जनता के सामने वो रख रहे हैं अपने आप को विकल्प के तौर पर। इसलिए भी आप दोनों की चुनौती इस बार बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय गिरि जी, पवन पटेल जी और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी वक्त है इस वक्त में ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि 22 तारीख से आपकी जिंदगी में, आम लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं जीएसटी सुधार के बाद। तो इस पर खास चर्चा खास मेहमान के साथ करेंगे। वक्त है ब्रेक का। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब इस वक्त में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो 22 तारीख से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, और जीएसटी सुधार का बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जीएसटी सुधार से इस बार है आम लोगों का सरोकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में सुधार कर आम लोगों को बड़ी राहत दी है, और इसी महीने की 22 तारीख से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। तो जीएसटी काउंसिल ने दरअसल 28 और 12% को समाप्त कर दिया है, ये दो दरों को। और अब क्या है कि आम लोगों की ज्यादातर चीजें या तो 0 या फिर 5% के दायरे में हैं। तो जरूरत की सभी चीजें अब आम लोगों की पहुंच के दायरे में होंगी। निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के परिवारों में अब और अधिक बचत होने वाली है। स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए, जीवन बीमा ले लीजिए, तमाम इलाज से जुड़ी खर्चों पर भी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। छात्रों की बात कीजिए तो स्टेशनरी, शिक्षा से जुड़ी सामग्रियों पर बड़ी राहत मिली है। अन्नदाता किसान की बात कीजिए तो उनको और अधिक राहत दी गई है, ताकि उत्पादन की लागत और कम हो जाए और उनकी बचत, उनकी आमदनी बढ़े। मध्यम वर्ग में मोटर वाहन हो, उपभोक्ता की अन्य सामग्री जिसे आप कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, टीवी, फ्रिज, ये वो, मोबाइल, तमाम चीजें, इस पर भी बड़ी राहत है। और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, उसको भी बढ़ावा देने के लिए उससे जुड़ी सामग्रियों पर बड़ी छूट है। और केंद्र सरकार ने किया क्या है कि सभी मंत्रालयों को नई जीएसटी दरें लागू कराने के निर्देश भी दिए हैं, और सभी मंत्रालयों में जीएसटी की नई दरों और सुधारों का ब्यौरा भेजा गया है। क्यों? क्योंकि जीएसटी में सुधार करने के बाद इसका फायदा अब आम लोगों तक पहुंच पाए, इस पर मोदी सरकार का पूरा जोर है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से आर्थिक उन्नति में लाभ मिलेगा। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330।
202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आता है। कुछ बातें जीएसटी के बारे में हमने आपको बताई, कुछ बातें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, समझी होंगी, देखी होंगी, लेकिन और ज्यादा इसकी क्या बारीकियां हैं, किस तरह से आपको, आम लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। हमारे साथ आज इसी पर चर्चा के लिए जीएसटी एक्सपर्ट राजेंद्र अरोड़ा जी हैं, जो इस मामले के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र अरोड़ा जी, और आपका डीडी न्यूज पर स्वागत बहुत ज्यादा, और खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि आम लोगों को आज आप समझाएंगे कि 22 तारीख से कैसे उनकी जिंदगी बदलने वाली है। एक तो सबसे पहले जरा ये बताइए कि 28% और 12% को खत्म कर दिया गया जी, ठीक। अब रह गए क्या 18% और 5%। अगर स्पेशल स्लैब जो वो वाला जिसमें सिन टैक्स है या जिसमें लग्जरी टैक्स है वो 40% वाले को फिलहाल छोड़ देते हैं, किसका, क्योंकि उसका आम लोगों की जिंदगी से, मध्यम वर्ग से, निम्न वर्ग से लेना देना है भी नहीं, ठीक है। बात करते हैं 18% और 5%। क्या ये कहना सही होगा कि आम लोगों के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें जो हैं वो या तो 0% के दायरे में है या 5% के दायरे में? बिल्कुल सही होगा सर, क्योंकि जो आइटम्स हम देखते हैं कि जो 5% में आए हैं, अब कपड़े हैं, जूते हैं, घी है, अब रोटी जो है, पहले रोटी की बहुत समस्या होती थी, रोटी, पराठा, थेपला, फाफड़ा, वो सब 0 हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और जो है वो 5 पे आ गए हैं। इन चीजों पर जो है और ज्यादा बढ़िया से समझूंगा, लोगों को आप बताइएगा भी, लेकिन इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसे हम जरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर लौट के इस चीज को हम बात करेंगे। दरअसल काठमांडू में जेन जेड प्रदर्शन जो है वो बढ़ गया है, और ये प्रदर्शन है क्या, दरअसल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विरोध जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पर वो उग्र हो गया है। नेपाल संसद परिसर में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है, तो पुलिस ने गोलियां चलाई हैं और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, रबर की गोलियां और हवाई फायरिंग भी हुई है, और कम से कम 9 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। दर्जनों घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच संसद, राष्ट्रपति और पीएम निवास के पास नेपाल में कर्फ्यू है। बानेश्वर क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दरअसल इसके बैकग्राउंड में जाइए तो नेपाल में 4 सितंबर से सोशल मीडिया को बैन किया गया था, और उसी के खिलाफ जो खास तौर पर नौजवान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं नेपाल में, और उसी प्रदर्शन के दौरान इस तरह की हिंसा की और झड़प की खबर आ रही है, जिसके तहत कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बानेश्वर क्षेत्र में 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है इस झड़प में। 4 सितंबर से सोशल मीडिया पर वहां पर बैन लगाया गया था, क्योंकि पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर जो मुद्दे थे वो उठाए जा रहे थे, और फिर से राजशाही की भी मांग की जा रही थी। जेन जेड प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन का नाम नौजवानों ने जेन जेड दिया है। यह प्रदर्शन भड़क गया है, और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। झड़प हुई, हिंसा भी हुआ है, क्योंकि नेपाल के संसद परिसर में प्रदर्शनकारी घुस गए थे, तो सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हो गई। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, और इसमें 9 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। पुलिस ने गोलियां चलाई निपटने के लिए, प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए, और उसी दौरान इन गोलियों में हो सकता है कि 9 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है। पुलिस ने आंसू गैस के भी गोले दागे, रबर की गोलियां और हवाई फायरिंग भी इस्तेमाल की गई हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय का कि पड़ोसी देश नेपाल में इस समय जबरदस्त उथल पुथल है, जबरदस्त हलचल है, जिसमें कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, और खास तौर पर जो कर्फ्यू का इलाका है संसद, जहां पर प्रदर्शनकारी घुसे थे, और राष्ट्रपति और पीएम का जो निवास है बानेश्वर क्षेत्र, वो वीआईपी इलाका है जहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 4 सितंबर से सोशल मीडिया पर यह बैन लागू किया गया था, क्योंकि पिछले कई महीनों से नेपाल में जो प्रदर्शनकारी थे वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे
और आवाज बुलंद करने के लिए जो प्लेटफॉर्म था वो सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया 4 सितंबर को। उसके बाद से जेन जेड नामक ये प्रदर्शन होना शुरू हुआ, जो कि उग्र हो गया, प्रदर्शन भड़क गया। जो प्रदर्शन चल रहा था उसके दौरान नेपाल के संसद परिसर में प्रदर्शनकारी घुस गए और उसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। पुलिस से झड़प हुई, हिंसा हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई और उन गोलियों में फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 9 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस संख्या में बदलाव भी हो सकता है। आंसू गैस के गोले दागे, रबर की गोलियां चलाई, हवाई फायरिंग की और सीधी फायरिंग भी की है, तभी शायद 9 लोगों के मौत की खबर भी आ रही है। तो ये इस समय का ब्रेकिंग न्यूज। इसके बारे में और भी आगे जो कुछ जानकारी हमें मिलती रहेगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। लौटते हैं जरा जीएसटी वाली चर्चा पर। हमारे साथ राजेंद्र अरोड़ा जी बने हुए हैं। राजेंद्र अरोड़ा जी, जहां पर मैंने रोका था जी माफी के साथ, वहीं से जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि मेरा ये सवाल था कि क्या ये मान लिया जाए कि ज्यादातर आम लोगों की, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग की इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें या तो 0 जीएसटी में है या 5% की जीएसटी में? बिल्कुल सर। ज़्यादातर जो ऐसी यूज़ FMCG है जैसे, या बहुत ही ज़्यादा जैसे टूथ पाउडर है, टूथपेस्ट है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, घी है, बटर है, ये सब जो है 5% में आ गया। स्टेशनरी आइटम्स बहुत सारी जो हैं वो 0 में चली गई। स्कूल बैग्स जो हैं, बच्चों के बैग्स जो पहले होते थे वो 5% पे आ गए। और तो और जो मैं कहूँगा कि मेडिसिन जो हैं वो बहुत सारी सस्ती हो गई। कैंसर मेडिसिन जो हैं वो 0 कर दी गई, या बहुत सारी और दूसरी जो रेगुलर डेली बेसिस पे मेडिसिन यूज होती थी वो 5 पर आ गई। तो ऐसे जैसे आपने AC का जिक्र किया, टीवी का जिक्र किया, ये सस्ते हो गए। अपैरल्स जो 2,500 रुपए तक के, अब पहले 1,000 रुपए की लिमिट थी, अब उसको 2,500 रुपए कर दिया। मतलब आप सोचिए कि 2,500 रुपए का कपड़ा जो है वो आम आदमी 2,500 रुपए से ऊपर का कपड़ा नहीं पहनता, तो वो 5% पे आ गया। जूते 5% पे आ गए 2,500 रुपए तक के। और इनफैक्ट और तो और अगर आप होटल में रहते हैं, ठहरते हैं, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया इस बजट में, इस काउंसिल में 12% से वो रेट 5% पे कर दिया है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। और मैं तो यूं कहूंगा सर कि 1 जुलाई 17 को पहला एक जीएसटी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म भारत में आया था। आज दूसरा, मैं तो कहूंगा उससे भी बड़ा रिफॉर्म भारत में आया है। ठीक है। और जो वैष्णव साहब कह रहे थे कि 2 लाख करोड़ रुपए, मुझे लगता है कि 2% ऑफ GDP जो है हमारा इससे बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि उल्टा जो है GDP हमारी बढ़ेगी? सरकार ने इतनी बड़ी राहत दी है, आपको लगता है इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, है ना, जिसे हम कहते हैं कि प्रभाव असर पर असर होता जाएगा और इसका उल्टा फायदा ही मिलेगा अर्थव्यवस्था को भी और आम लोगों को? मैं आपको थोड़ा सा और एक बार इसमें बताता हूं सर। क्या होता क्या है कि जीएसटी जो है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर होता है। ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जीएसटी दिया जाता है एंड यूजर के द्वारा, बिजनेस के द्वारा नहीं दिया जाता। हाँ। जितना हम जीएसटी को रिड्यूस कर देंगे, परचेजिंग पावर उतनी ही कंज्यूमर की बढ़ जाएगी। ठीक है। और देखिए बिल्कुल 22 सितंबर पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है, उस दिन से रेट लागू हो जाएंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने कल ट्वीट करके बोला है कि भाई कंपनियों अपने रेट चेंज कर दो। हाँ। और 22 सितंबर को एक्चुअल रेट लगना चाहिए, ये नहीं कि तुम अपना मुनाफा करो, ये जो रेट तुम्हारे को इसी पॉइंट पर आपके पास आने वाला था। दरअसल एक बात तो समझ में आ गई कि कारोबार जब बढ़ेगा तो जीएसटी बढ़ेगी, घटेगी क्यों? जीएसटी तो उल्टा बढ़ेगी। ये तो बिल्कुल साधारण सी बात समझ में आती है। लेकिन जिस पॉइंट पर आप आ रहे थे कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार ने जो फायदा आम लोगों के लिए दिया, जीएसटी दरों में कमी करके, शून्य करके, वो फायदा आम लोगों तक मिले, इसको पूरा कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, अगर आपने, ऑफ कोर्स आपने तो जरूर देखी होगी, आपकी तो प्राइम कवरेज होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 10:30 बजे 3 सितंबर को हुई, उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने कैटेगोरिकली ये बात बोली थी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपफ्रंट आकर उन्होंने उनको प्रॉमिस किया है, एक वादा किया है कि जो भी रेट कट्स होंगे हम पास करेंगे। अब इंश्योरेंस का देखिए सर, इंश्योरेंस, हेल्थ और लाइफ 18 से 0 कर दिया गया है। कितना बड़ा फायदा, बहुत बड़ा अंतर आएगा फिर तो। प्रीमियम में अंतर आ जाएगा जी, क्योंकि प्रीमियम के ऊपर है सर। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे भारत में केवल 7% लोग जो हैं वो इंश्योर्ड हैं।
कितना बड़ा सेक्टर है, तो उसको बढ़ावा दिया गया। अब जो आपका मूल क्वेश्चन था सर, सवाल था कि कैसे इंश्योर किया जाएगा। पहले एक अथॉरिटी होती थी, हम उसे कहते थे नापा, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। अब हालांकि वो खत्म हो गई है, लेकिन कल के ट्वीट के बाद हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंटेंट और उनका मूड बिल्कुल समझ में आ गया कि वो छोड़ने वाले नहीं है। वो हर बड़ी इंडस्ट्री को मॉनिटर कर रहे हैं कि जब जब जहां जहां आपका रेट कट होना चाहिए वो आप पास करें, अपने एमआरपी को रिड्यूस करके, अपने प्राइजेस को रिड्यूस करके, क्योंकि डायरेक्ट हिट होता है एमआरपी और प्राइजेस। अब जैसे एफएमसीजी है सर, एफएमसीजी हर चीज जो है वो एमआरपी पे बिकती है। बहुत सारे अपैरल ब्रांड्स हैं, मेजॉरिटी हमारी कंट्री में एमआरपी पे बिकते हैं, फुटवेयर ब्रांड है। तो एमआरपी आप देखेंगे सर कि 22 सितंबर से उन सब की एमआरपी जो है रिड्यूस होगी, इवेंचुअली उनका सेलिंग प्राइस। आता हूं एफएमसीजी पर ही आ जाता हूं। त्योहारी सीजन है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया कि इस बार त्योहार में, दिवाली में गिफ्ट देने वाले हैं। सरकार ने जीएसटी दर कम कर दी, 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। एकदम साधारण शब्दों में बताइए कि इस बार त्योहारी सीजन में जब लोग जाएंगे खरीदारी करने के लिए, तो जो भी चीजें खरीदने जाएंगे अपने त्योहार को मनाने के लिए, अपने घर की जरूरतों के लिए, उन सब चीजों की जो कीमतें हैं वो घटी हुई मिलेंगी क्या? एब्सोल्युटली मिलेंगी सर। मेरे घर पर भी इस बात की ऑलरेडी तैयारी शुरू हो गई है कि यूटेंसिल सस्ते हो गए हैं, किचन वेयर सस्ता हो गया है, एसी सस्ता हो गया है, सोलर कुकर तक सस्ता हो गया है। और बहुत कपड़े, हम हर बार दिवाली पर नए कपड़े खरीदते हैं, हम सनातनी हैं सारे लोग, तो वो कपड़े सस्ते हो जाएंगे। आपको आने वाले दिवाली पे आप जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है वो उससे बड़ा, जो उन्होंने बोला है वो उससे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि आने वाले दिनों में जब भी हम सामान खरीदने जाएंगे तो आपको 7 से 15% तक का प्राइस का डिफरेंस नजर आएगा सर। अच्छा, कुछ बड़ी बातें अगर कर लेते हैं वर्ग के हिसाब से, किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है इसका, और खास तौर पर जो हेल्थ सेक्टर है उसको बड़ा फायदा मिलने वाला है, छात्रों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। और जब कभी हम बीमा लेते हैं, बीमा के बारे में हमने चर्चा कर भी ली, उसमें हमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। और खासतौर पर किसानों को, चाहे वो ट्रैक्टर की खरीद करें या कुछ भी अपनी खेती के लिए खरीदते हैं, उसमें बड़ा लाभ मिलने वाला है क्या? सर, आपको जो दिख रहा है उससे भी बड़ा लाभ मैं आपको एक और बात बताता हूँ। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी समस्या थी। फर्टिलाइजर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, ट्रैक्टर पे तो ट्रैक्टर के मोटर पार्ट सस्ते हो गए, ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी रेट कम हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी सर, जो फर्टिलाइजर बनाने में केमिकल यूज होता था वो 18 पर था, फर्टिलाइजर 5 पर था, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट खड़ा हुआ था, वो उसकी कॉस्ट में बन जाता था, तो प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज हो जाता था। उसको खत्म कर दिया गया। आप देखेंगे आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर का प्राइस भी डायरेक्टली लिखा कहीं नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर का प्राइस भी आपको रिड्यूस्ड नजर आएगा मार्केट में सर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी, और सर प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल 15 अगस्त को ये बात बोल दी थी कि हम अपने किसानों के, अपने श्रमिकों के भविष्य से कोई भी समझौता नहीं करेंगे, उसकी नजर आ रही है बात। बिल्कुल, आपकी एक बात जो है, मुझे लगता है कि लोग जरूर इस चीज पर ध्यान देंगे। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उससे ज्यादा बड़ा फायदा लोगों को मिल सकता है, निम्न वर्ग को और मध्यम वर्ग को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र अरोड़ा जी आने के लिए, और इस तरह से बिल्कुल आम शब्दों में आम लोगों को उनकी जरूरत की बात, उनके फायदे की बात समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।